नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल HP कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम बात करेंगे 9th क्लास का NCERT का चैप्टर नंबर 2 और ये इसका पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे सेपरेशन, मेथड्स ऑफ सेपरेशंस की और साथ में कंपाउंड और एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड की बात कर रहा है। हमने पिछली वीडियो में सस्पेंशन कोलाइड्स पढ़े थे, तो यहाँ पे थोड़ी सी और जानकारी जो है मैं आपको देना चाहता हूँ। कोलाइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। कोलाइड जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं पूरे के पूरे सोल्यूशन में, ठीक है। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। बोलता है कि यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है अगर हम कंपेयर करें इसकी सस्पेंशन के साथ, तो ठीक है। सस्पेंशन में क्या होता है, हमें बड़े बड़े पार्टिकल्स दिखते हैं, फिर छोटे एक लेयर टाइप में दिखते हैं, लेकिन इसमें कोलाइड्स में ऐसा नहीं होता है क्योंकि पार्टिकल्स का साइज जो है वो स्मॉल होता है। तो ये कैसे लगता है कि होमोजीनियस मिक्सचर की तरह लगते हैं। किसकी तरह? होमोजीनियस मिक्सचर की तरह लगते हैं, लेकिन यह होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होते हैं। बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात कर रहा है मिल्क की, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब कैसे होती है स्कैटरिंग? देखो, ये हमारे पास सोल्यूशन ए है, सोल्यूशन बी है। अगर हम इसमें से लाइट पास करें, अगर इसमें से लाइट पास नहीं हो रही है, यहाँ पे लाइट पास नहीं हो रही है, तो ये क्या है? यह सोल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। अगर हमने क्या करा, लाइट पास कराई किसी भी सोल्यूशन के बीच में, और ये सोल्यूशन के बीच में से लाइट पास हो रही है, ये बीम ऑफ लाइट जो है वो पास हो रही है किसके बीच में? सोल्यूशन के बीच में से। तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। उस इफेक्ट को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। यानी कि किसी सोल्यूशन में से लाइट का पास होना ही कहलाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो ये बात, जैसे कि हमने जंगलों में देखा होगा, सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जंगल में से क्या है कि रोशनी जो है वो दूसरी तरफ आ जाती है ना, जिस तरह से यहाँ पे दिखाई गया है। तो ये सब क्या है? यही है, इसी प्रकार का होता है टिंडल इफेक्ट। इसी प्रकार का होता है टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट के बारे में जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी, डिस्कवर करा, उसी के नाम के बाद इफेक्ट लगा के इसको नाम दिया गया टिंडल इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करते हैं या नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन है। या फिर सस्पेंशन जो है वो क्या है, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं या नहीं, इसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कोलाइड्स की। अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है जी, बात सही है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाई नेकेड आइज। इनको इस पार्टिकल के जो भी पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, उनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। Collides are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible। बोलता है कि कोलाइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक बीम की लाइट को पास नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका साइज जो है वो ये बिग होते हैं, इनका साइज जो है वो बड़ा होता है, इसलिए ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। They do not settle down when left undistributed, that is a colloid is quite stable। और ये क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है, क्योंकि ये सेटल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, इसलिए ये क्या है? स्टेबल होते हैं। तो याद रखना है, कोलाइड्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जबकि जो सस्पेंशन होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। They cannot be separated from a mixture by the process of filtration। और ये जो कोलाइड्स होते हैं इनको हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट भी नहीं कर पाते हैं। बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। परंतु हम इसे सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से सेपरेट कर सकते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स को हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है? जैसे कि दूध में से मक्खन को अलग करना,
हम बोलेंगे कि जो मक्खन है हमारे पास उसको अलग करना किससे, दूध में से। तो वो वाली प्रोसेस क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि हम क्या है उसको गोल गोल घुमाते हैं और जो हमारे पास बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी हाई होती है वो साइड में रह जाते हैं, ठीक है, और या फिर वो ऊपर आ जाते हैं। कौन से, जिनकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाते हैं और जिनकी डेंसिटी पार्टिकल्स की हाई होती है वो नीचे रह जाते हैं, और इसको हम आसानी से फिर सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे है द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया डिस्पर्स्ड फेज और एक हो गया डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। द सोल्यूट लाइक, सोल्यूट यानी कि जो कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में जो भी कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। इनकी द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन ए कोलाइड फॉर्म डिस्पर्स्ड फेज। तो जो कम मात्रा में पार्टिकल्स होते हैं उनको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। एंड द कंपोनेंट्स इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। और जिस फेज में क्या है, जो डिस्पर्स्ड फेज है वो सस्पेंड होता है उसको हम डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखें कोलाइड्स में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, एक हमारे पास हो गया डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा हमारे पास हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है, कम मात्रा में होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। और जिसमें कि ये डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड होता है, इनकी जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज। अब हमने क्या किया, कोलाइड्स को क्लासिफाई किया किसके आधार पर, डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के आधार पर। अब देखो यहाँ पे इस तरफ है, इस टेबल में डिस्पर्स्ड फेज है और दूसरी तरफ क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम है। और ये क्या बना रहे हैं, कौन सा टाइप बना रहे हैं उसकी बात कर रहा है और साथ में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है यानी कि कम मात्रा और ज़्यादा मात्रा, कम मात्रा होगी लिक्विड की और ज़्यादा मात्रा होगी गैस की। अब लिक्विड जो है वो गैस में सस्पेंड होगा, तब हमारे पास क्या बनेगा, तब हम उसको बोलेंगे एरोसोल। क्या बोलेंगे, एरोसोल। जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होगा तब हम उसको बोलेंगे एरोसोल। और एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके, फॉग यानी कि धुंध, ठीक है, क्लाउड्स यानी कि बादल, और मिस्ट भी क्या है, एक धुंध, ठीक है, धुंध की टाइप होती है मिस्ट। और फॉग भी धुंध की होती है, उसमें क्या होता है कि वाटर वेपर जो है, उस धुआं जो है वो वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाता है और वो फॉग बनाता है, ठीक है। अब अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है तब भी हम इसको बोलेंगे एरोसोल। जैसे कि स्मोक हो गया, धुआं हो गया, धुएं में क्या है, गैस होती है, गैस में बहुत माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल जो है वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, स्मोक बन जाता है। ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट यानी कि जो भी गाड़ियों से जितना भी धुआं निकलता है वो सब क्या है, एरोसोल है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट है गैस। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, गैस है, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, लिक्विड है। तो ये क्या बनाता है, ये फोम बना देता है, जैसे कि शेविंग क्रीम हमारे पास एग्जांपल हो गया। उसके बाद है कम मात्रा में लिक्विड है, ज़्यादा मात्रा में लिक्विड है, इनकी दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड्स ही हैं, तब हमारे पास बनता है इमल्सन। क्या बनता है, इमल्सन। जैसे कि मिल्क हो गया, फेस क्रीम होगी, ये क्या है, ये इमल्सन है। इसमें क्या होता है, लिक्विड जो है वो लिक्विड में ही सस्पेंड होता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, लिक्विड है, तब हम उसको बोलेंगे सोल। क्या बोलेंगे, सोल। और इसके उदाहरण क्या है,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, ये सब क्या है। अब मड में आपने देखा होगा पानी में क्या है, सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं और ये मिक्सचर क्या बन जाता है, मड बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। ठीक है, अब आगे है गैस एंड सॉलिड। जब गैस जो है वो सॉलिड में डिस्पर्स्ड हो जाती है, जब गैस जो है वो सॉलिड में डिस्पर्स्ड हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फोम। उसको क्या बोलते हैं, फोम। अब देखो यहाँ पे ये भी फोम है और ये भी फोम है, तो जब गैस जो है वो लिक्विड में सस्पेंड होगी तब भी फोम कहलाएगी, जब गैस जो है वो सॉलिड में सस्पेंड होगी तब भी फोम कहलाएगी। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्रीमाइस, ये सब एग्जांपल्स हैं फोम टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आगे है लिक्विड एंड सॉलिड। जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, सॉलिड है, तो ये जेल बना देते हैं। ये क्या बना देते हैं, जेल बना देते हैं। एग्जांपल्स जेली, चीज एंड वाटर। ठीक है, जेली, चीज एंड वाटर। आगे है सॉलिड एंड सॉलिड। जब दोनों ही सॉलिड हैं तो क्या बनाते हैं, सॉलिड सॉल बना देते हैं। और एग्जांपल्स देखो, कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, ये सब किसके उदाहरण हैं, सॉलिड सोल के। तो ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सेपरेशन प्रोसेसेस की। ठीक है, बोलते हैं heterogeneous mixture can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our डे टू डे लाइफ। इनकी heterogeneous mixture जो है उनको सेपरेट किया जा सकता है सिंपल प्रोसेसेस से, जैसे कि हैंड पिकिंग, हाथ से अलग करके, फिल्ट्रेशन हो गया हमारा, फिल्टर करके। ठीक है, और जो भी मेथड्स हैं हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उनके द्वारा। लेकिन कुछ प्रोसेसेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हमने बता दिया कि जब हम मिल्क में से किसको, मक्खन को, बटर को अलग करते हैं तब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ होता है। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम। इसमें क्या होता है कि डेंसर पार्टिकल जो हैं वो नीचे रह जाते हैं, डेंसर पार्टिकल क्या है, नीचे रह जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, और लाइटर पार्टिकल क्या है, ऊपर की तरफ आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, फिर उसको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अब यहाँ पे एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से मिल्क का एग्जाम्पल हो जाएगा। मिल्क जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से अलग किया जाता है, यानी कि मिल्क से हमने क्या करना है, बटर को अलग करना है, बटर अलग करना है, तब हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। अब आगे है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो कि एक दूसरे में नहीं घुल पाते हैं, अघुलनशील, अघुलनशील तरल। इनकी दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो एक दूसरे में नहीं घुल पाते हैं, उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है, तो टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अगर हम तेल और पानी के मिक्सचर को सेपरेट करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, इसमें क्या होता है हम बात करेंगे। और एक और एग्जांपल देखते हैं कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। जब हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है इसके ओर से, तब हम सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड वाली प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, The lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास अनवांटेड मटेरियल होता है जिसको हम स्लैग बोलेंगे, जब उसको गर्म किया जाता है तो मॉल्टन स्टेट में आयरन रह जाता है, और जो स्लैग होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, The principle is that immiscible liquids separate out in layers depending upon their densities। अब इसमें क्या होता है, आइए देखते हैं। इसमें ऐसा होता है, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक अपरेटस है। इसमें क्या करेंगे, हम डाल देंगे, ठीक है, जो भी मिक्सचर है हमारे पास डाल देंगे, फिर उसमें क्या है, उसको शेक करेंगे, उसको क्या करेंगे, शेक करेंगे, क्या करेंगे, शेक करेंगे। तो इससे क्या होता है, जो डेंसर चीज़ है वो नीचे आ जाएगी। जैसे वाटर है नीचे आ गया, ऑयल है, ऑयल की एक अलग लेयर बन गई। ठीक है, तो फिर यहाँ पे स्टॉप कॉक लगी हुई है, इसको खोलेंगे, पानी को निकाल लेंगे बर्तन में, पानी को निकाल लेंगे बीकर में। अब उसके बाद इसको फिर से बंद कर देंगे और एक और बीकर लेंगे, फिर उसको ऑयल को उस बीकर में
हम स्टोर कर लेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो काम करती है इमिसिबल लिक्विड्स की। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं अगली प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो हमने पहले भी पढ़ा है सब्लिमेशन क्या होती है। जब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तब हम बोलते हैं उसको सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये किस काम आती है, टू सेपरेट मिक्सचर्स दैट कंटेन ए सबलाइम वोलेटाइल कंपोनेंट। सबलाइम मतलब कि जो सॉलिड से डायरेक्टली क्या करता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलेंगे सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये सेपरेट करता है किसको, सब्लिमेबल volatile component from a non-sublimable impurity. The sublimation process is used. ठीक है, यहाँ तक। Solids which sublime are ammonia, यानी कि ऐसे सॉलिड्स जो कि डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं, अमोनियम क्लोराइड है हमारे पास, फिर नेफ्थलीन यानी कि जिनको हम फर्नेल की गोलियां बोलते हैं वो, और एंथ्रासीन। ये तीन चीजें जो है यहाँ पे एग्जाम्पल्स के रूप में दी गई हैं सब्लाइम कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे काम करती है, यहाँ पे देखो एक ऑपरेटस बना हुआ है। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक फनल में डाल देंगे हम क्या, मिक्सचर को डाल देंगे। ठीक है, और नीचे से हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो क्या है, यहाँ पे देखो कैम्फर एंड साल्ट का मिक्सचर है। तो एक एग्जांपल ये हो गया, अगर हम कैम्फर या फिर साल्ट को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, तो हम इस प्रोसेस का यूज़ करेंगे सब्लिमेशन का। अब इसको हीट कर देंगे। जब हीट करेंगे तो जो कैम्फर है वो डायरेक्टली वेपर्स में बन जाएगा। वेपर्स में बन के वो गैस के रूप में, वेपर्स गैस होती है। ठीक है, तो फिर जब इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा तो वहाँ पे वो क्या है, डिपॉजिट हो जाएगा, सॉलिफाइड हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और फिर वहाँ से हम इसको आसानी से क्या है, निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सब्लिमेशन प्रोसेस जो है वो काम करती है। ठीक है, अब आगे है, देखो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड साल्ट बाय सब्लिमेशन। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास एक मिक्सचर ऑफ कैम्फर है तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे, आप बोलेंगे कि सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अब आगे है नेक्स्ट, इंक दैट बी यूज हैज वाटर एज सॉल्वेंट। तो जो इंक हम यूज करते हैं, पेन वाली इंक जो यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, वाटर जो है वो एज ए सॉल्वेंट होता है, एंड उसमें डाई जो है वो घोली हुई होती है जिसको हम इंक बोलते हैं। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद इट डाई पार्टिकल्स। यूजुअली ये डाई इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स। द कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेज फास्टर एंड इन दिस वे द कलर गेट्स सेपरेटेड। अब इसमें क्या होता है कि हम एक फिल्टर पेपर का यूज करते हैं जिसमें कि क्या होता है, जो डाई होती है वो सेपरेट हो जाती है। जैसे कि फिल्टर पेपर है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास फिल्टर। अब हमने यहाँ पे मिक्सचर डाल दिया तो इंक जो है वो पहुँच जाएगी यहाँ तक, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी इंक, और इसको हम सेपरेट कर लेंगे। अगर और प्रकार की इंक है तो उसका जो है वो अलग से एक स्पॉट बन जाएगा, उसको वहाँ से अलग कर सकते हैं। ठीक है, और दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। बोलता है क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। इसको सबसे पहले इस टेक्निक को किस लिए यूज करा गया, सेपरेशन ऑफ कलर्स, कलर्स को अलग करने के लिए यूज करा गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, क्रोमेटो रख दिया गया, क्रोमेटोग्राफी रख दिया गया। ठीक है, अब बोलता है क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। अब बोल रहा है कि ये टेक्निक वहीं पे काम की जा सकती है अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो हैं वो सेम मीडियम के हों। जैसे हमारे पास लिक्विड ही सोल्यूट होना चाहिए और लिक्विड ही सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है, और सोल्यूट भी हमारे पास क्या है, लिक्विड है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस, ये किस किस को सेपरेट करने के काम आता है, कलर्स इन ए डाई, एक डाई में कलर्स को अलग करने के लिए काम आता है। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, अगर नेचुरल कलर से हमें पिगमेंट सेपरेट करनी है उसके लिए काम आता है। और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, खून में जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं उनको भी सेपरेट करने के काम आता है कौन, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो स्ट्रिप है ये है फिल्टर पेपर की स्ट्रिप, ये फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है। इस तरह से अपरेटस होता है। नीचे क्या है, हम मिक्सचर को डालेंगे और फिर ऊपर जो है वो स्पॉट बन जाएंगे, जो भी हमने इंक सेपरेट करनी है उसके स्पॉट जो हैं वो हमें मिल जाएंगे और फिर इन स्पॉट्स को हम कोई सॉल्वेंट यूज करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। अब आगे है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है? इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिक्सिबल लिक्विड्स। अब ये प्रोसेस कहाँ काम आती है? सेपरेशन के लिए, जब क्या है, 2 लिक्विड जो हैं वो आपस में घुल गए हैं या फिर 2 लिक्विड जो है वो आपस में घुले हुए हैं, उनको सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है ये प्रोसेस, जिसका नाम है डिस्टिलेशन। अब ये इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसके लिए दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए दोनों ही लिक्विड्स का। ठीक है, देखो ये बोल रहा है 2 मिक्सिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। इनकी दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब ये प्रोसेस है डिस्टिलेशन की यूज़ की जाती है बहुत, जो गैसेस हैं हमारी एयर में उनको सेपरेट करने के लिए। डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्स्ट्रा, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालने के लिए भी ये प्रोसेस जो है वो यूज़ की जाती है। देखते हैं इस प्रोसेस के बारे में। तो इस तरह से ऑपरेटस जो होता है यहाँ पे देखने को मिलता है डिस्टिलेशन का। इसमें मिक्सचर को डाल दिया जाता है, यहाँ पे फ्लास्क में डाल दिया, नीचे से हम क्या है हीट कर रहे हैं और थर्मोमीटर भी लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको, मान लो हमारे पास लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, इसका टेम्परेचर है हमारे पास 60 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री। तो हम 60 डिग्री की हीट यहाँ पे इसको देंगे मिक्सचर को, और जो 60 डिग्री वाला ए कंपोनेंट है वो यहाँ पे इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने के बाद यहाँ पे इस रास्ते से होके चला जाएगा और यहाँ पे होता है कंडेंसर यानी कि ठंडा करने वाला। तो वो उसको ठंडा करेगा और ठंडा करके जो है वो हमें कंपोनेंट जो है वो बीकर में कलेक्ट कर लेना है, और ये कंपोनेंट ए जो है वो बीकर में आ गया और कंपोनेंट बी जो है वो इसी फ्लास्क में रह गया। तो इससे क्या है, ये दोनों के दोनों सेपरेट हो गए। तो इस तरह से डिस्टिलेशन जो है वो प्रोसेस काम करती है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब आगे है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बारे में बात करते हैं। इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर हमें हवा से ऑक्सीजन गैस चाहिए, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। तो हमें जो जितनी भी गैसेस हैं हवा में उनको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट इट लिक्विड एयर। हमें क्या करना है, हमें प्रेशर अप्लाई करना है और टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज करना है ताकि हमें एक लिक्विड एयर जो है वो मिल जाए। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म। अब इस लिक्विड एयर को हमें गर्म करना है स्लोली इन ए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम। तो एक ये ऑपरेटस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, जहाँ पे हम ये काम करेंगे। ठीक है, वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब गैसेस जो हैं वो भी बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करती हैं, और जिस प्रकार का बॉइलिंग पॉइंट होगा, रीच करेगा, वो गैस जो है वो हमें सेपरेट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का ये होता है ऑपरेटस होता है हम पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। इसमें क्या है, एयर डाल रहे हैं और फिर अंडर हाई प्रेशर हॉट एयर इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर कोल्ड कंप्रेस्ड एयर आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो सेपरेटर लगा हुआ है और यहाँ पे हमें लिक्विड एयर मिल रही है। यहाँ पे हमें नाइट्रोजन आउट यानी कि नाइट्रोजन अनवांटेड जो गैसेस है वो यहाँ से बाहर निकाल दी जाएंगी, और जो हमें चाहिए ऑक्सीजन चाहिए तो लिक्विड ऑक्सीजन हमें यहाँ पे फ्लास्क में मिल जाएगी। तो इस तरह का क्या है ये ऑपरेटस सेटअप होता है, और इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को आपको पता ही है कैसे होती है। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन।
ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, हम सोल्यूशन को गर्म करेंगे तो इवेपोरेट हो जाएगी वाटर, और वाटर इवेपोरेट हो गया तो हमें जो भी चीज़ चाहिए वो हमें मिल जाएगी। अब इसकी एप्लीकेशंस देखो, प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर जो हमें जो नमक मिलता है उसको सेपरेट करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ अलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स में से अलम यानी कि फिटकरी जो होती है उसको सेपरेट करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। हम केमिस्ट्री में +1 +2 में ये प्रैक्टिकल करते हैं, सेपरेशंस के प्रैक्टिकल्स, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। तो रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, एलिमेंट टर्म का प्रयोग किया सबसे पहले। कब किया, 1661 में। उसके बाद है एंटोइन लॉरेंस लेवोसियर, और ये कौन है, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये कौन थे, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंटली डेफिनेशन दी किसकी, एलिमेंट्स की। इन्होंने बताया कि एलिमेंट्स क्या होता है। इन्होंने बोला कि एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। यानी कि एलिमेंट एक ऐसी फॉर्म है, मैटर की बेसिक फॉर्म है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया एलिमेंट। अब है कंपाउंड्स। ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more देन एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विद वन अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो हमने बात करी है कंपाउंड्स में। कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर होता है 2 एलिमेंट्स का जो कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन हुए होते हैं, ठीक है। एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। अभी कंपाउंड्स और मिक्सचर में डिफरेंस है। तो हमें पता लग गया एलिमेंट्स क्या है, बेसिक फॉर्म होती है, और एलिमेंट्स के द्वारा ही क्या है, कंपाउंड्स बनते हैं। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं एक डेफिनेट रेशियो में तो हमें कंपाउंड मिलता है। बोलता है ए मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। एक मिक्सचर की कंपोजिशन जो है वो वेरी हो सकती है, लेकिन जो कंपाउंड्स की जो होती है कंपोजिशन वो फिक्स्ड होती है। यानी कि मान लो कि एक पार्ट हमें एक सब्सटेंस का चाहिए और 2 पार्ट दूसरे का, तो वही अगर उसी प्रकार की हमें कंपोजिशन मिलेगी तभी वो कंपाउंड बनेगा। लेकिन मिक्सचर में कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब कि 60% कोई कंपोनेंट ए डाल दो, 40% बी कंपोनेंट डाल दो, तब भी मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है अ मिक्सचर शोज प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। और एक मिक्सचर जो होता है अगर उसमें ज़्यादा कंपोनेंट है तो उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज ज़्यादा शो करेगा। लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो कंपाउंड्स जो है हमारे पास नया कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, अलग होती है। आगे है द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजिली बाई फिजिकल मेथड्स। तो मिक्सचर्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। जो कंपाउंड जो हैं उनको हम सेपरेट करना चाहें तो उनको केमिकल रिएक्शंस या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल से रिएक्शन से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। आगे एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, ठीक है। बोलता है अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। सही बात है मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक। सही बात है, एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक्स का यूज़ करके हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अ सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एक सोल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 or more सब्सटेंसेस का, ठीक है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द माइनर इज कॉल्ड सोल्यूट। इसके बारे में भी हमने बात करी। आगे है द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सोल्यूशन। तो हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन क्या होती है, amount of solute upon amount of solution,
अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या फिर टोटल सोल्यूशन इनटू 100, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। आगे है मटेरियल दैट आर इनसॉल्युबल इन ए सॉल्वेंट एंड हैव पार्टिकल्स दैट आर विजिबल टू नेक्ड आइज फॉर्म ए सस्पेंशन। बोलते हैं कि ऐसा मटेरियल जो कि इनसॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में और हम उसके पार्टिकल्स को आंखों से देख सकते हैं, तो वो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन सोल्यूशन होता है। और अ सस्पेंशन सोल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे है कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आइज। तो कोलाइड सोल्यूशन में, कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में भी हमने बात करी कि उनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, बट इज बिग एनफ टू स्कैटर लाइट, लेकिन इनके बीच में लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है। आगे है कोलाइड्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ। कोलाइड्स जो हैं वो यूजफुल होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज के लिए और डेली लाइफ में। द पार्टिकल्स आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज एंड द मीडियम इन विच दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। बोलता है कि एक कंपोनेंट उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं और दूसरा जो कि उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। इनकी जो कम मात्रा में होता है उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बोल रहा है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, या तो एलिमेंट्स हो सकता है या तो कंपाउंड हो सकता है। एन एलिमेंट इज ए फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ये हमने देख लिया। अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एक कंपाउंड जो है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये केमिकली कंबाइंड होते हैं इन ए फिक्स्ड रेशो। ठीक है, आगे है properties of a compound are different from its constituent elements, whereas a mixture shows the property of its constituting element or compounds। बोलता है कि मिक्सचर में क्या होता है, उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज दिखती है, लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड होता है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कंटेंट है प्रोवाइड हो रहा है वो अच्छा लगा होगा। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल और साथ में शेयर भी करें हमारी वीडियो। हम इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम, टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और इस वीडियो में से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब बात है कि हमें फॉलो ज़रूर करें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से इनको फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।